दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से अपना पहला युद्ध संबंधी भाषण दिए हुए 48 घंटे भी नहीं बीते हैं। इस भाषण को उन्होंने वॉर अपडेट कहा था। वो अमेरिका की जनता को बताना चाहते थे कि ईरान के साथ उनका युद्ध दरअसल किस स्थिति में है। लेकिन बजाय इसके कि वो सही जानकारी देते, उन्होंने कई झूठ बोले, कई डींगें मारी, जमकर शेखीखोरी की और भौंडे किस्म की दावेदारियां पेश की। आज स्थिति यह है कि 48 घंटे भी नहीं बीत पाए हैं, उनकी इन तमाम शेखियों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। कम से कम 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बताती हैं कि ट्रंप ने अपने लिए मुगालतों की, भ्रम की जो दुनिया बना रखी थी, वह किस तरह से संगीन संकट में फंस चुकी है। पहली घटना यह है कि अमेरिकी वायुसेना का एक अत्याधुनिक फाइटर जेट और एक बेहद आधुनिक हेलीकॉप्टर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है। कुछ खबरें तो यहां तक कहती हैं कि एक नहीं बल्कि 2 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। दूसरी घटना यह है कि अमेरिका की युद्ध नीति पूरी तरीके से भ्रम में फंस चुकी है और उसके भीतर एक जबरदस्त दरार दिखने लगी है। इसका सबूत उस समय मिला जब ट्रंप के रक्षा मंत्री टिम हैस्केट ने अमेरिकी सेना के चीफ और कुछ और अहम जनरलों को अनायास अपने पद से हटा दिया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप युद्ध के बीच में हो तब आप अपने नेतृत्व में परिवर्तन नहीं करते। लेकिन ट्रंप ने ये एक अजीबोगरीब किस्म का काम भी किया है। तीसरी घटना यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ईरान के पलटवार के कारण चूंकि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, इसलिए इस युद्ध के दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। इससे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप के खिलाफ क्षोभ बढ़ता जा रहा है। चौथी घटना यह है कि ईरान ने युद्ध विराम करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र द्वारा की जा रही मध्यस्थता नाकाम हो चुकी है। ट्रंप की दिमागी हालत तो ऐसी हो गई है कि वे बार-बार अपने नजदीकी और अहम पदों पर बैठे लोगों के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कल ही एक पार्टी में वे अचानक कहने लगे कि अगर ईरान के साथ युद्ध विराम पर समझौता न हुआ तो वे इस विफलता की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मानेंगे और अगर समझौता हो गया तो उसका पूरा श्रेय खुद ले लेंगे। इस अजीब सी बात को कहते ही ट्रंप को लगा कि अरे उन्होंने यह क्या कह दिया। यह एहसास होते ही वे जोर जोर से हंसने लगे ताकि दिखा सकें अरे वे तो मजाक कर रहे थे। ये चारों घटनाएं बताती हैं कि जिस युद्ध को आसान जीत के तौर पर पेश किया गया था, वह एक लंबा, महंगा और दुष्परिणामों से भरा हुआ युद्ध बन चुका है। दोस्तों, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है और अब वे ईरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर चुके हैं। यानी इजराइल की और अमेरिका की वायुसेना को किसी भी किस्म की चुनौती नहीं है। वो जब चाहेंगे जाएंगे और बम बरसाएंगे और लौट आएंगे। यह दावा गलत साबित हो गया है। ईरान ने अपनी एयर डिफेंस की क्षमता दिखा दी है। ईरान ने दक्षिण पश्चिमी ईरान, जिसको खुजिस्तान भी कहा जाता है, में अमेरिका के अत्याधुनिक F-15E, इस विमान का नाम है स्ट्राइक ईगल, को युद्ध के 35वें दिन मार गिराया है। इसके एक पायलट को अमेरिका ने बचाकर निकाल लिया है, लेकिन दूसरा अभी भी गायब है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुवैत या होर्मुज क्षेत्र में अमेरिका के एक A-10 वारतोग अटैक विमान और 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी ईरान ने निशाना बना दिया है। ये बड़े मशहूर हेलीकॉप्टर हैं। इनके ऊपर ब्लैक हॉक डाउन जैसी मशहूर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इसके निर्देशक रिडली स्कॉट थे। ईरान ने एक मिसिंग अमेरिकी सर्विस मेंबर को पकड़ने पर इनाम की घोषणा की है। यह खबर ऐसी है, एक खबर ऐसी भी है कि ईरान ने आदेश दिया है कि अगर अमेरिकी पायलट कहीं दिखे तो उसे तुरंत गोली मार दिया है। दोस्तों, यह घटना कई तरीके से अहम है। पिछले कई युद्धों में अमेरिका को फाइटर जेट जैसे अपने अत्यंत महंगे और प्रतिष्ठित विमान का ऐसा नुकसान पहली बार हुआ है। इस तरह का नुकसान उन्हें अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ था।
ईरान ने इस कामयाबी को अपने नए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल बताया है। वह एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अगर ट्रंप की माने तो वो नष्ट कर चुके हैं। यह घटना बताती है कि अमेरिका के पास पूरी तरीके से एयर सुप्रीमेसी नहीं है। ईरान का शॉर्ट मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम काम कर रहा है। मोबाइल रडार या मैनपैड्स अभी भी लो लेवल या अचानक हमले का खतरा पैदा कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि ईरान का मोबाइल सिस्टम भूमिगत और छिपे हुए लॉन्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और शॉर्ट रेंज सिस्टम किसी भी वक्त अमेरिका या इजराइल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस घटना से ईरान का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अब जाकर दुनिया को पता चला है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली किस तरीके से एक बहुस्तरीय नेटवर्क है। आप उसका एक स्तर खत्म करते हैं लेकिन दूसरे स्तर काम करते रहते हैं। ये सही है कि अमेरिका ने और इजराइल ने शुरू में इस वायु रक्षा प्रणाली के कुछ स्तरों को अपने बम्बार्डमेंट से, अपनी बमबारी से खत्म किया लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। इस सिस्टम में कई रूसी और स्वदेशी सिस्टम शामिल हैं। ये मुख्य रूप से S-300, बावर्स 373, खोडार्ड 15 और छोटी दूरी की मिसाइल प्रणालियों पर आधारित है। ईरान के वायु रक्षा को 3 स्तरों में बांटा जाता है। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक सिस्टम यानी ऊंचाई तक और लंबी दूरी तक जाने वाली। S-30 PMU-2 ये रूस से ईरान को 2016 में सिस्टम मिला था। 200 किलोमीटर तक की रेंज, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को इससे टारगेट किया जा सकता है। तेहरान और इस्फहान जैसे महत्वपूर्ण इलाकों की यह रक्षा करता रहा है। इसी तरह बाबर 373 है। ये ईरान का स्वदेशी सिस्टम है जिसे रूस द्वारा दिए गए S-300 का बेहतर संस्करण माना जाता है। ये सैयद 4 मिसाइलों से लैस है और 250 से 300 किलोमीटर की रेंज तक इसका धावा होता है। 2019 से ये लगातार ऑपरेशनल है। इसे ईरान ने स्वयं बनाया है। दूसरा स्तर है मीडियम रेंज सिस्टम। ये खोडार्ड 15, इसको थर्ड खोडार्ड भी बोलते हैं, सैयद 3 मिसाइलों से लैस है। ये स्टेल्थ टारगेट, कम रडार यानी एक ऐसे विमान जो कि दरअसल रडार को चकमा देने के लिए जाने जाते हैं, को 85 से 150 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है। वो विमान समझता है कि हम चकमा दे रहे हैं लेकिन ये पता लगा लेता है और उसके ऊपर उसे निशाना बना देता है। इसे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ भी प्रभावी माना जाता है। ऐसे ड्रोन और ऐसी क्रूज मिसाइलें जो रडार को चकमा देने के लिए जानी जाती हैं, खोडार्ड 15 से फंस जाती हैं। इसी तरह तलाश और सैयद परिवार के और भी कई सिस्टम हैं। तीसरा स्तर है शॉर्ट रेंज और पॉइंट डिफेंस। ये टोर M1, पंसिर S1 और मैनपैड्स, इसको वर्वा भी कहा जाता है, ये वो सिस्टम है। ये एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, मोबाइल सिस्टम जो हेलीकॉप्टर, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि ईरान को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। ईरान को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। इसके मुकाबले ईरान की यह सफलता एक डबल झटका है। दोस्तों, कल ही मैंने एक कार्यक्रम में भास्कर के एक कार्टून का जिक्र किया था। आज मौजूद है कि मैं उस कार्टून का फिर से जिक्र करूं। उस कार्टून में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए देश के नाम संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो उनके पीछे खड़ा हुआ उनका एक अफसर कह रहा है, तो वहां से धमाके की जो आवाजें आ रही हैं, क्या ये AI जनरेटेड है? अब इससे अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का सारी दुनिया में कितना मजाक उड़ रहा है। ट्रंप की शेखीखोरी को इतनी ठेस पहुंच चुकी है, इसकी कोई सीमा नहीं। जब विमान गिरने की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा नुकसान तो युद्ध में होता ही रहता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका को अब ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हवाई हमले अब अमेरिका के लिए कम जोखिम वाले नहीं रह गए हैं। ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ सकता है कि या तो तेजी से और आक्रामक हमले किए जाएं, जैसे कि पुलों को उड़ाया जाए, बिजली के संयंत्रों पर हमला किया जाए। लेकिन यहाँ डर ये है, अगर वो ऐसा करेंगे तो ईरान भी फिर बिजली के संयंत्रों पर हमला करेगा और पानी मीठा करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट हैं उनके ऊपर हमला करेगा, या किसी तरीके से जल्दी समझौता हो। और सब लोग जानते हैं कि जल्दी समझौता होने की तो कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अपनी तरफ से पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा न कर दें। ईरान लगातार दिखा रहा है कि वह अभी भी लड़ सकता है। युद्ध का लंबा खिंचना तय है। इजरायल और अमेरिका के अन्य सहयोगी देशों में इससे चिंता बढ़ेगी।
अमेरिका में ट्रंप की आलोचना बढ़ सकती है कि उन्होंने ये युद्ध अच्छी तरीके से प्लान नहीं किया। इससे अमेरिका को सैन्य रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वे अपने नए हमले करने में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करें, जिनका संचालन पायलट या नेविगेटर नहीं करते, जैसे कि ड्रोन। इस घटना से अमेरिका में डर पैदा हो सकता है कि अगर ईरान ने उसके पायलट या और कोई सैनिक कैप्चर कर लिए, उन्हें बंधक बना लिया और फिर उन्हें मीडिया में प्रदर्शन किया गया, उनको बंधक बनाकर उनके आधार पर सौदेबाजी की गई, तो ट्रंप की रही सही छवि का अमेरिका में कबाड़ा हो जाएगा और साथ ही सारी दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को एक बहुत ही गहरी और अपूरणीय ठेस लगेगी। जहां तक अमेरिकी युद्ध नीति का सवाल है, वो चरमराकर बैठी जा रही है। ट्रंप ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से रिटायर कर दिया है। स्पष्ट तौर पर इसके दो कारण हैं। पहला, ईरान संघर्ष के दौरान रणनीति पर मतभेद होना। ट्रंप की आक्रामक नीति के मुकाबले जनरल ने सोच समझकर सतर्क रहने की सलाह दी थी। ट्रंप ऐसी किसी सलाह को सुनना ही नहीं चाहते जो उनके राजनीतिक स्वार्थ की सेवा न करती हो या उनकी सनक को सहलाती ना हो। उन्होंने एयरफोर्स के वाइस चीफ को भी हटा दिया है। कई जज, एडवोकेट जनरल, मिलिट्री लॉयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, साइबर कमांड के हेड टिम हॉग और कुछ महिला और अल्पसंख्यक अधिकारियों को भी उन्होंने हटा दिया है। रक्षा मंत्री पीट हेस्गेट का तर्क यह है कि इन परिवर्तनों को करना जरूरी था, क्योंकि सेना को अपने मूल मिशन यानी युद्ध जीतने पर फोकस रहना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस चीज को वे युद्ध जीतना कहते हैं, ये तमाम अफसर जो कि सेना के नेतृत्व का सर्वोच्च नेतृत्व का हिस्सा थे, ये लोग राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की निगाह में युद्ध जीतने पर फोकस नहीं थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का बंटवारा, किस तरह का बिखराव अमेरिका की युद्ध नीति में है। दरअसल असली बात कुछ और है। ट्रंप चाहते हैं कि वफादारी और नियंत्रण पर जोर हो। ट्रंप चाहते हैं कि फौजी नेतृत्व संवैधानिक वफादारी के साथ साथ उनकी नीतियों का भी समर्थन करे। इसी चीज को कहते हैं फौज का राजनीतिकरण। ट्रंप का यह भी मानना है कि फौज में स्त्रियों और अल्पसंख्यकों की भर्ती और उन्हें ऊंची जिम्मेदारियां देने से जो विविधता पैदा होती है अमेरिका की फौज में, वो दरअसल सेना की क्षमता और लड़ाकू तैयारियों पर खराब असर डालती है। युद्ध के बहाने ट्रंप ने कुछ पिछले हिसाब भी चुकता किए हैं। सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान में होने वाले अन्य ऑपरेशंस में ट्रंप के आदेशों को मानने में जिसने भी संशय दिखाया और ट्रंप को लगा कि हीला हवाला हो रहा है, उनकी सजा भी उन अफसरों को मिली है। ट्रंप ने पूर्व ज्वाइंट चीफ चेयरमैन मार्क मिले को रिटायर कर दिया है और उनसे सुरक्षा डिटेल और क्लियरेंस भी छीन लिया है। ध्यान रहे कि उन्होंने ट्रंप को एक बार फासिस्ट कहा था और कुछ फैसलों पर उनकी सार्वजनिक आलोचना भी की थी। ट्रंप द्वारा किए गए ये बदलाव बेहद विवादास्पद हैं और पूरा अमेरिका इस पर बहस में उलझ गया है। कुछ का कहना है कि इससे सेना की स्वतंत्रता और तैयारियों पर विपरीत असर पड़ा है। ट्रंप ने अपने दोनों कार्यकालों में कई उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों, जनरलों और एडमिरलों को हटाया है या उनके साथ झगड़ा किया है। उनके फैसले मुख्य तौर पर नीति से मतभेद, व्यक्तिगत वफादारी के आग्रह और डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी विविधता, समता और समावेशन संबंधी नीतियों पर असहमति और ट्रंप की तथाकथित अमेरिका फर्स्ट प्राथमिकताओं के कारण लिए गए। अभी अमेरिका फर्स्ट भी बहुत विवादास्पद बन गया है। पूरे अमेरिका में चर्चा यह है कि ये युद्ध अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत नहीं लड़ा जा रहा है। ये युद्ध दरअसल इजराइल फर्स्ट की नीति के साथ लड़ा जा रहा है। जगह जगह पत्रकार लोगों से पूछते हैं, ट्रंप के मंत्रियों से पूछते हैं कि भाई ये इजराइल फर्स्ट है कि अमेरिका फर्स्ट है, तो वो लोग इसका जवाब देने से कतराते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप का नेतृत्व पूरी तरीके से नस्लवादी और उग्र राष्ट्रवादी रवैये पर आधारित है। वे नहीं चाहते कि फौज के निर्णयकारी पदों पर कोई महिला या अल्पसंख्यक या श्वेत लाया जाए। जनरल रैंडी के साथ उनके मतभेदों का एक बड़ा कारण यह भी था। जनरल रैंडी कुछ महिला और अल्पसंख्यक अधिकारियों को पदोन्नत करना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री इनमें रुकावट डाल रहे थे। दोस्तों, ईरान के पलटवार ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। खासकर यह असर तेल की कीमतों, मुद्रास्फीति और शेयर बाजार की गिरावट के तौर पर सामने आया है। युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। उसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी कर दी। इस और खाड़ी के देशों में जो उनका ऊर्जा संबंधी ठिकाने थे, उनके ऊपर जम के हमला किया। कतार का एलएनजी प्लांट उड़ा दिया, कुवैत की रिफाइनरी उड़ा दी
और अभी गल्फ की कई तेल शोधक कारखानों पर भी ईरान ने हमले किए हैं। इससे क्या हुआ है कि सारी दुनिया में जो तेल की सप्लाई हुई थी, वो पूरी तरीके से थम गई है या बहुत ही कम, ना के बराबर बूंद-बूंद करके ही सप्लाई हो रही है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध शुरू होने के बाद से जो ब्रेंट क्रूड है, उसकी कीमत 60-62 डॉलर से बढ़कर 100 से 112 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, यानी वो दूनी होने वाली है। और जो डब्ल्यूटीआई अमेरिकी बेंचमार्क था, वो भी 112 डॉलर तक पहुंच गया है। ये जो जिस जिस अमेरिकी विमान को ईरान ने गिराया है, इस घटना के बाद तो एक ही दिन में तेल की कीमत में 8 से 12% का उछाल आया है। अमेरिका में उपभोक्ताओं को जहां बहुत सस्ता तेल मिलता था, वहां पर गैसोलीन, वहां अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, उसकी कीमत $1 प्रति गैलन बढ़ गई है। भारत में 1 गैलन होता है 5 लीटर का, अमेरिका में 1 गैलन होता है 5.8 लीटर का होता है। कई जगहों पर ये कीमत $5-5 तक बढ़ गई है। अमेरिका में खाद भी महंगी हो गई है और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं, वो भी महंगे हो गए। जब से कतर के एलएनजी प्लांट पे हमला हुआ है, तब से वहां पर उत्पादन में 17% कटौती हुई है। इसकी मरम्मत में 5 साल तक लग सकते हैं। इसका मतलब कि सारी दुनिया में जो गैस की कीमतें हैं, वो लंबे अरसे तक प्रभावित रहेंगी। मान लो बहुत जल्दी की पश्चिम ने काफी मदद की, तो तब भी 1 साल तो लग ही जाएगा उसको ठीक होने में। कुल परिणाम क्या निकलता है? अमेरिका ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, उसे कहीं से तेल नहीं चाहिए। लेकिन सारी दुनिया में जो तेल की कीमत में उछाल आया है, उससे ट्रकिंग ट्रकों में तेल भर के जाना, शिपिंग जहाज़ों में तेल भर के जाना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका असर अमेरिकी बाजार पर साफ दिखाई पड़ रहा है। जहां तक शेयर बाजार और निवेश का सवाल है, अमेरिकी जब भारत और दूसरे देशों में, जिसको इमर्जिंग मार्केट कहते हैं, वहां पर शेयर मार्केट में काफी उथल-पुथल थी। लेकिन अमेरिकी शेयर मार्केट इस उथल-पुथल से बचा हुआ था। इस युद्ध ने अमेरिकी मार्केट को भी इस उथल-पुथल में झोंक दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स, डाउ जोन्स इंडेक्स और नस्दाक में बहुत बड़ी गिरावट आई है। कुछ तो ऐसे दिन भी गए इसमें 1 से लेके 2% तक ये सूचकांक गिरे हैं। मार्च और अप्रैल में सबसे खराब हफ्ते स्टॉक मार्केट के इतिहास में रिकॉर्ड किए गए। ट्रंप ने जब युद्ध जल्द खत्म होने की कुछ बातें की, उससे ज़रूर स्टॉक मार्केट में कुछ रिकवरी आई, थोड़ा बहुत उछाल आया। लेकिन बाद में फिर जो तेल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, उन्होंने अपना दबाव डाला। ऊर्जा लागत बढ़ने से तेल कंपनियों का मुनाफा घटने का डर पैदा हो गया है, मुद्रास्फीति का डर पैदा हो गया है। ट्रंप ने जब ये चुनाव जीता था, तो उन्होंने जनता से वायदा किया था कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें, खाने-पीने की चीज़ें, ट्रांसपोर्ट वगैरह सस्ता कर देंगे। लोग उम्मीद कर रहे थे उनके आते ही अंडे सस्ते हो जाएँगे, उनके रसोई घर का जो खर्चा है, वो सस्ता हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप युद्ध के पहले भी उनको सस्ता करने में नाकाम रहे और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, इससे महँगाई और बढ़ गई। हालत ये है, डर ये है अर्थशास्त्रियों को कि 70 के दशक में जो स्टैगफ्लेशन पैदा हुआ था, यानी एक तरफ वृद्धि में जड़ता, यानी वृद्धि होगी नहीं, वृद्धि थमी रहेगी और दूसरी तरफ मुद्रास्फीति। इसको कहते हैं स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि स्टैगफ्लेशन। इस जो पूरी समस्या अर्थव्यवस्था में पैदा हुई है स्टैगफ्लेशन के अंदेशे की, इससे और पेट्रोल के महँगा होने से मध्य वर्ग पे काफ़ी बोझ बढ़ गया है। खाने की चीज़ों की महँगाई बढ़ने लगी है, अंदेशा ये है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और युद्ध भले ही मान लीजिए अप्रैल के अंत में या मई के मध्य तक खत्म हो जाता है, लेकिन इसका असर महीनों तक महसूस होगा, क्योंकि कई जो तेल सप्लाई करने वाले संस्थान हैं, उत्पादन करने वाले संस्थान हैं, उनको उनको मरम्मत करनी होगी, उनको ठीक करना होगा, क्योंकि उन्हें इस ईरानी मिसाइलों ने ध्वस्त कर रखा है। पूरी सप्लाई चेन है, वो गड़बड़ा गई है, उसको 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 भी उसको उसकी भी भरपाई करनी होगी, उसकी भी मरम्मत करनी होगी। जहाँ तक युद्ध पे होने वाले खर्चे का सवाल है, वो तो बहुत भयानक हुआ है। युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका ने 11.3 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे।
अब ये माना जाता है कि युद्ध में कम से कम 25 से 30 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। जितना ज़्यादा युद्ध बढ़ेगा, युद्ध का खर्चा भी उतना बढ़ेगा, उससे अमेरिकी घाटा भी और बढ़ेगा। युद्ध के कारण जहाज़रानी महँगी हो गई है, जहाज़ों का जो इंश्योरेंस यानी बीमा था, उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पूरी सप्लाई चेन पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुकी है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं, अरे ये तो सब युद्ध में होता ही है, लेकिन अर्थशास्त्री लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात नहीं है केवल भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को ही इसका नुकसान होगा। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ, आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।